हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी के। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्वांटम नंबर्स और जो एंड का मॉडल था क्वांटम मॉडल ऑफ एटम उसके बारे में यार पढ़ने वाले हैं। और चलो यार स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रोबेबिलिटी रहती है सवाल पूछे जाने की। ठीक है, देखिए इससे पहले हम कौन सा मॉडल पढ़ रहे थे। उससे पहले हम लोगों ने बोहर मॉडल पढ़ा था। ठीक है, पहले जे थॉमसन भैया का मॉडल आया, फिर आपका रदरफोर्ड का मॉडल आया, फिर आपका बोहर भैया का मॉडल आया। ठीक है, अब बोहर भैया के मॉडल में भी क्या थे, कुछ कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो पहले हम लोग उसके ड्रॉबैक से ही स्टार्ट करेंगे कि ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर मॉडल की क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, है ना। ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर मॉडल। ठीक है, चलिए क्या क्या ड्रॉबैक थे आराम से लिखते हुए चलेंगे, आराम से लिखते हुए चलेंगे। देखो, सबसे पहला ड्रॉबैक तो यही था कि बोहर मॉडल वाज एप्लीकेबल ओनली ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है, सबसे पहला क्या था कि बोहर मॉडल वाज एप्लीकेबल, बोहर मॉडल वाज एप्लीकेबल ओनली ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। है ना, ये तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है यार, बहुत बहुत बड़ी गड़बड़ है ये तो, कि यार सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज भी एप्लीकेबल है, तो फिर कैसे काम करेंगी चीज़ें। आपके इतने सारे एटम्स डिस्कवर्ड हैं, इतने सारे एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हैं, वो सारे के सारे सिंगल इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना है। तो आप इस मॉडल को हर किसी एटम पे नहीं लगा सकते। इट वॉज एप्लीकेबल ओनली ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ये बहुत बड़ा यार आपका ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक क्या था कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आई और जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, उसके रिजल्ट और बोहर मॉडल के रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्ट करे। ठीक है, कि सेकंड क्या था कि इट वॉज नॉट consistent, it was not consistent with de Broglie wavelength, it was not consistent with de Broglie wavelength and Heisenberg uncertainty principle, HUP लिख रहा हूं मैं, है ना। ठीक है, जो इन दोनों के रिजल्ट आए और जो बोहर मॉडल के थे उनमें अगेन डिफरेंस आया। ठीक है, और क्या था आपका, और क्या था, जैसे देखो हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था, तो क्या उसमें ऐसे ऐसे लाइंस पढ़ी थी, ऐसे उसमें क्या रहती है, लाइमन बामर पास्चन, वो क्या रहती है, लाइंस रहती है। ठीक है, अब जब जब हमने उन लाइंस को, उन एटम को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में स्टडी करा, तो वो लाइंस क्या हो गई, और भी छोटी छोटी टूट गई, है ना। मतलब जैसे एक लाइन ये थी, इसके भी आपके छोटे 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 टुकड़े बन गए। तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ये बोहर मॉडल नहीं समझा पाया था। क्या नहीं समझा पाया था, स्प्लिटिंग of spectral line, splitting of spectral line in presence of मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड अगर लगाते हैं हम लोग, तो जो लाइंस हैं, जो स्पेक्ट्रल लाइंस है, वो क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। ऐसे ही जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो भी लाइंस क्या हो जाएंगी, स्प्लिट। तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो, ये भी आपका बोहर मॉडल नहीं समझा पाया था। ठीक है, अब इन दोनों के कुछ नाम है ना। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का हम याद कैसे रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड का हम याद कैसे रखें। मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रहता है, स्टार्क इफेक्ट, क्या रहता है, स्टार्क इफेक्ट रहता है। ठीक है ना। इसका क्या रहता है, जीमेन इफेक्ट, इसका क्या रहता है, जीमेन इफेक्ट। ठीक है, अब हम लोग याद कैसे करेंगे, अब इस चीज को हम लोग याद कैसे करेंगे, तो ठीक है, आप देखो इसको याद रख सकते हो आयरन मैन के थ्रू, इसको याद रखते हो आयरन मैन के थ्रू। आयरन मैन किसके होता है, आयरन मैन टोनी स्टार्क ने यार, है ना, हो सकता है आप लोगों ने देख रखी हो, है ना, मेजोरिटी बच्चों ने तो देख रखी होती है। आयरन मैन कौन होता है, आपका टोनी स्टार्क होता है। तो और आयरन मैन किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल, गैजेट्स एंड ऑल से ना। तो आपका स्टार्क इफेक्ट किससे रिलेटेड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो जो बाकी दूसरा बचा हुआ है क्या, जीमेन, वो किससे होगा, ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड से हो जाएगा। करेक्ट, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, तो ये क्या हो गए, आपके ड्रॉबैक्स हो गए किसके, बोहर मॉडल के, है ना। ये सारे के सारे ड्रॉबैक्स हो गए बोहर मॉडल के। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, पेजेस ऐड कर लेते हैं हम लोग, रुक जाओ यार, है ना, 2 मिनट रुकना पड़ेगा अब आप लोगों को, है ना। चलो, डुप्लीकेट छाप रहे हैं, है ना। और बताओ यार, तब तक क्या चल रहा है जीवन में, पढ़ाई वढ़ाई देखो बढ़िया तरीके से करनी है, बहुत शानदार तरीके से आपको जो कंटेंट दे रहे हैं उसका एकदम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है आपको, है ना, एकदम निचोड़ डालना है इसको। ठीक है, और निचोड़ डालोगे आप लोग, खिलाड़ी बच्चे हो, बस कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है ना। ये नहीं बैकलॉग नहीं होने दीजिएगा। ठीक है,
बैकलॉग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अच्छे से पढ़ते जाओगे, बहुत बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है तीनों सब्जेक्ट में, और सारी चीज़ें आप लोगों को बढ़िया तरीके से हो जाएंगी। ठीक है, ड्रॉबैक्स की हम लोग ने बात कर लिया ना। अब बोहर मॉडल गया, अब बोहर मॉडल गया। ठीक है, अब कौन आया आपका नेक्स्ट मॉडल आया, जिसको हम बोलते हैं वेव क्वांटम, वेव क्वांटम मैकेनिकल, वेव क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, किसने बनाया ये, किसने बनाया ये, इसके पॉइंट्स में लिखते जाएंगे। किसने बनाया ये बनाया श्रोडिंगर ने। डेवलप्ड बाय, नाम सुन रखा होगा इसका, है ना, हाँ है ना, डेवलप्ड बाय श्रोडिंगर, डेवलप्ड बाय श्रोडिंगर। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमें नहीं पढ़नी है, कभी भी नहीं पूछी गई है, कोई काम की नहीं है हमारे लिए, बस उस वो डराने के काम आती है केमिस्ट्री में, है ना। आप लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए किसने डेवलप करा ये जो मॉडल है, किसने डेवलप करा, श्रोडिंगर ने करा। ठीक है, श्रोडिंगर ने अज्यूम करा इलेक्ट्रॉन को, ही अज्यूम्ड इलेक्ट्रॉन टू बी अ वेव। ठीक है, क्या अज्यूम करा, एक वेव अज्यूम करा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन एक वेव है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वेव का फंक्शन भी होगा। जैसे आप लोग फिजिक्स में देखो वेव्स पढ़ते हो, तो उसमें हम लोग कुछ ना कुछ हर किसी वेव का एक वेव फंक्शन पढ़ते हैं ना, कि वेव को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखो, अगर मैं इसकी वेव बनाना चाहूँ, ये इलेक्ट्रॉन की, जैसे सपोज करो मैं ये वेव बनाना चाहूँ, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन की मैंने वेव बनाई। ठीक है, तो इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो क्या है, फाई है। फाई क्या है, एक आपका वेव फंक्शन, है ना, एक ऐसा फंक्शन जो हमें वेव के कोऑर्डिनेट्स बताएगा, वो जो सारे के सारे पॉइंट बताएगा, और उस पॉइंट को मैं एक्स वाई जेड पे प्लॉट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, मेरे पास वेव आ जाएगी। ठीक है, तो वेव फंक्शन क्या है आपका, साई। ठीक है, और एक और जो टर्मिनोलॉजी आने वाली है यहाँ पे आती है साई का स्क्वायर। साई का स्क्वायर, साई स्क्वायर हमें क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन हमें कौन बताता है, साई का स्क्वायर बताता है। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट साई का स्क्वायर है। साई हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो साई का स्क्वायर है, ये वाली चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साई का स्क्वायर ये क्या बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 90% है, 80% है, 70% है, ये चीज़ बताता है आपका साई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई थी, है ना, जो डराने के काम आती है केमिस्ट्री में, उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब सॉल्व किया गया था, जैसे एक इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं तो उसके रूट्स निकल के आते हैं, उसके सॉल्यूशंस निकल के आते हैं। तो जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो वहां से जो सॉल्यूशन आए उनको क्या बोला गया, क्वांटम नंबर्स। उनको क्या बोला गया, क्वांटम नंबर्स। तो कितने क्वांटम नंबर्स होते हैं टोटल, 4 क्वांटम नंबर होते हैं। कितने क्वांटम नंबर होते हैं, 4 क्वांटम नंबर होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है अज़ुमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। सही है, 4 क्वांटम नंबर होते हैं। तो ये जो पहले 3 हैं, कौन कौन से, प्रिंसिपल, अज़ुमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये 3 डिराइव हुए हैं, डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो ये तीन आपके डिराइव हुए। कौन कौन से, प्रिंसिपल, अज़ुमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर वाज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये चीज ध्यान रखिएगा। स्पिन क्वांटम नंबर को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव नहीं किया जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, बिल्कुल, है ना, इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, अब एक एक करके हमको क्वांटम नंबर्स पढ़ते जाने हैं, एक एक करके हमको क्वांटम नंबर पढ़ते जाने हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या आता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसके बारे में बताता है ये हमें, इट टेल्स अस अबाउट शेल या फिर ऑर्बिट नंबर। किसके बारे में बताता है हमें, शेल या फिर ऑर्बिट नंबर के बारे में बताता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे जो बोहर भैया ने एन यूज करा था,
शेल या फिर ऑर्बिट नंबर के लिए तो करा था, वही एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। किसके बारे में बताता है हमें, शेल या फिर ऑर्बिट के नंबर के बारे में बताता है। ठीक है, ठीक है। और किस किस के बारे में बताता है, ये हमें एनर्जी के बारे में बताता है, बिल्कुल बताता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, ये हमें रेडियस के बारे में बताता है, ये हमें वेलोसिटी के बारे में बताता है। करेक्ट। जैसे देखो ना यार, जैसे देखो रेडियस का मैं फॉर्मूला देखूं तो क्या होता था, 0.529 n स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। तो ये n क्या है, ये ऑर्बिट नंबर ही तो है, यही क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जो बोहर में जो एनर्जी का फॉर्मूला आया, जो रेडियस का फॉर्मूला आया, जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आया, उसमें सब में हम क्या यूज करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही यूज करते हैं। क्लियर, कोई समस्या नहीं। ठीक है, चलिए। और ये हमें किसके बारे में बताता है, ये बताता है एक मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a shell is given by 2n square formula, 2n square formula। ठीक है, कैसे, अभी देखो हम लोग देखते हैं। जैसे सपोज करो n इक्वल्स टू 1 शेल है, इसको हम शेल कौन सा नंबर बोलते हैं, k शेल बोलते हैं। ठीक है, अगर इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएंगे 2। n इक्वल्स टू 2 की बात करें तो k l शेल। ठीक है, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। n इक्वल्स टू 3 की बात करें तो के एल एम शेल। ठीक है, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया आपका, 18 हो गया। तो ये क्या हो जाएंगे आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं किसी शेल में, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। ठीक है, ऐसे ही आप 4 के लिए निकाल सकते हो, 5 के लिए निकाल सकते हो, किसी के लिए भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ऐसे ही नेक्स्ट कौन सा क्वांटम नंबर है, नेक्स्ट जैसे अज़ुमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्या है, अज़ुमुथल क्वांटम नंबर। अज़ुमुथल क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एल। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अज़ुमुथल क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एल से रिप्रेजेंट करा जाता है। ये हमें किसके बारे में बताता है, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में शेल या फिर ऑर्बिट नंबर के बारे में बताता था, ये हमें किसके बारे में बताता है, सब शेल के बारे में। इट टेल्स अस अबाउट सब शेल। इट टेल्स अस अबाउट सब शेल के बारे में ये हमें बताता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो अलग अलग तरीके के आपके सब शेल्स हो सकते हैं। जैसे सपोज करो अगर एल की वैल्यू 0 है तो हम इसे क्या बोलते हैं, एस सब शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस सब शेल। एल की वैल्यू अगर 1 है तो इसे हम क्या बोलते हैं, पी सब शेल। एल की वैल्यू अगर सपोज करो 2 है तो इसे क्या बोला जाता है, डी सब शेल बोला जाता है। एल की वैल्यू अगर 3 है तो क्या हो जाएगा, एफ सब शेल। ऐसे ही जी सब शेल, जी की अब तक हमें जरूरत नहीं पड़ी है पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, लेकिन एफ तक हमें जरूरत पड़ती है, एस सब शेल, पी, डी एंड एफ। ठीक है, ठीक है, बहुत सही। इन सब की शेप्स भी आपको पता होनी चाहिए। ऐसे सब शेल की शेप क्या रहती है, स्फेरिकल। क्या रहती है, स्फेरिकल शेप का रहता है। अभी शेप्स हम लोग देखेंगे भी। पी सब शेल किस क्या शेप रहती है, डम्बल, है ना, जिम में देखे होंगे आप लोगों ने डम्बल, है ना, वो वाले, वैसा जो शेप होता है। डी की क्या रहती है, डबल डम्बल, दो डम्बल आ गए, है ना, डबल डम्बल, इसकी ज़्यादा बॉडी बन रही है। ठीक है, और एफ बेचारा क्या रहता है, कॉम्प्लेक्स रहता है। एफ की शेप क्या रहती है, कॉम्प्लेक्स रहती है, मतलब एफ की शेप हमें नहीं पढ़नी है, एफ की शेप हमें नहीं पढ़नी है। ठीक है, एस स्फेरिकल, पी डम्बल, डी डबल डम्बल और एफ स्फेरिकल। ठीक है, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, अगर n की कोई वैल्यू दे रखी है आप लोगों को, n की कोई, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n, l कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम 0 to n-1। इसका मतलब सुनिएगा, अगर n 1 है तो l क्या क्या हो सकता है, 0 to 1-1, मतलब 1-1 मतलब क्या हो गया, 0, 0 to 0,
0 हो गया, ठीक है। n अगर 2 है तो l क्या क्या हो सकता है, 0 और 1, मतलब 0 to n माइनस 1, 0 to 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, तो 0 and 1। n अगर 3 है तो l क्या क्या हो सकता है, 0 1 2, ठीक है। आई बात समझ में। अब जैसे सपोज करो इसको और इसको कंबाइन करो, इसको और इसको कंबाइन करो, तो मतलब आपका देखो l क्या है 0, तो वो क्या होता था s होता था, और n क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1s। इसको और इसको कंबाइन करो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2s। इसको और इसको कंबाइन करो तो ये क्या हो जाएगा 2p, ठीक है। ऐसे ये क्या हो जाएगा 3s, ये क्या हो जाएगा 3p, ये क्या हो जाएगा 3d। आई बात समझ में, ये चीज क्लियर हुई है, ठीक है। तो ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन हो गई, आपके l के बारे में, है ना। एक और आपका जो एक और यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है वो आता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, है ना। क्या फॉर्मूला आता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या फॉर्मूला आता है, इसका फॉर्मूला होता है L इंटू एल प्लस 1 अंडर रूट h/2π। ये फॉर्मूला रहता है, ठीक है। ये फॉर्मूला रहता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। L क्या है, जैसे L 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है ना, 3 भी हो सकता है। आप वैल्यू डालोगे, h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन 2π, ठीक है। कई बार इसकी जगह h/2π की जगह एक और ये लोग वर्ड यूज कर देते हैं, एक और सिंबल यूज कर लेते हैं, L इंटू एल प्लस 1, और कई बार इसे अब h बार भी इसे लिखा जाता है, कई बार, है ना। ऐसे इस कांस्टेंट को आप डायरेक्ट कहीं पे h बार भी रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो ये किसके बारे में हो गई इन्फॉर्मेशन, अज़ुमुथल क्वांटम नंबर के बारे में हो गई। तीसरा क्वांटम नंबर कौन है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये किसके बारे में बताता है हमें, ये हमें बताता है ऑर्बिटल्स के बारे में। इट टेल्स अस अबाउट ऑर्बिटल्स इन अ शेल। एक शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, इसके बारे में हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय या फिर रिप्रेजेंटेड बाय m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और हमें किसके बारे में बताता है ये, इट टेल्स अस अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल। मतलब किस डायरेक्शन में वो ओरिएंटेड है, एक्स एक्सिस की तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ है, जेड एक्सिस की तरफ है, तो किस डायरेक्शन में वो ओरिएंटेड है ये हमें बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। अब देखो अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल, ठीक है, m कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम -L to +L इंक्लूडिंग जीरो। इसका मतलब क्या, सुनिएगा आप ध्यान से, है ना। सपोज करो L की वैल्यू क्या है, 0 है, तो M क्या क्या हो सकता है, ये चीज हमको देखनी है ना, ये चीज हमको देखनी है, ठीक है। क्या देखनी है हमको, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ M, ये चीज हमें देखनी है, ठीक है। देखिएगा आप यहाँ पे, देखिएगा अगर L 0 है तो M क्या क्या हो सकता है, -0 to +0 इंक्लूडिंग 0 विच इज व्हाट 0। तो M क्या क्या हो सकता है, केवल और केवल 0। सपोज करो L की वैल्यू क्या है, 1 है, तो M क्या क्या हो सकता है, -L to +L इंक्लूडिंग 0, मतलब -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, करेक्ट, ठीक है। सपोज करो L की वैल्यू क्या है, 2 है, तो M क्या क्या हो सकता है, M हो सकता है -L to +L इंक्लूडिंग 0, मतलब -2 -1 0 +1 +2। M हमें किसके बारे में बताता है, ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। मतलब देखो ये जो S सबशेल है, ये S सबशेल है ना, L = 0, मतलब क्या, S सबशेल।
ये क्या हो गया आपका एस सब शेल। तो एस सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं? एक ही ऑर्बिटल है। देखो क्वांटिटी कितनी आई है? एक ही आई है। उसका नाम क्या है? जीरो है। मतलब ऐसे एक ही ऑर्बिटल है, उसका नाम क्या है? जीरो है, मतलब ये एक ही ऑर्बिटल है। नेक्स्ट क्या है आपका? पी सब शेल है। नेक्स्ट क्या है? पी सब शेल। कितने ऑर्बिटल्स हैं? देखो कितने ऑर्बिटल्स हैं? तीन है, -1, 0 और 1। कितने हैं? तीन ऑर्बिटल्स हैं। कितने ऑर्बिटल्स हैं? तीन ऑर्बिटल्स हैं। तीन ऑर्बिटल्स। उसके नाम क्या है? -1, 0 और +1। ठीक है। ऐसे ही देखो L = 2 है, तो ये क्या है? डी सब शेल। तो यहां पे देखो कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5। तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 5 ऑर्बिटल्स होंगे। कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 5 ऑर्बिटल होंगे। उनका नाम क्या क्या होंगे? -2, -1, 0, +1, +2। कितने ऑर्बिटल्स? 5 ऑर्बिटल्स। 5 ऑर्बिटल्स। करेक्ट? करेक्ट है। बताइए। तो ये वैल्यूज हैं किसकी? ये वैल्यूज हैं किसकी? एम की। एम की ये सारी वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है। एक और पॉइंट, एक और पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स in a shell is given by n का स्क्वायर। ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कौन बताता है हमें? n का स्क्वायर बताता है। इसका मतलब जैसे सपोज करो n = 1 है, तो मैक्सिमम ऑर्बिटल्स कितने होंगे? n का स्क्वायर, मतलब 2 × 1 का स्क्वायर, विच इज व्हाट? 2। सपोज करो n की वैल्यू 2 है, तो मैक्सिमम ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 2 × 2 का स्क्वायर। सॉरी, 2 × 2 का स्क्वायर नहीं, केवल n स्क्वायर है। सॉरी, ये हटाओ, ये हटाओ, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? यहाँ पे कितना हो गया आपका? 1 हो गया। यहाँ पे कितने हो गए आपके? 4 हो गए, है ना। n = 3 है, तो मैक्सिमम ऑर्बिटल्स कैसे बताओगे आप? कैसे बताओगे आप? 3 का स्क्वायर। तो कितने हो गए? कितने हो गए? 9 हो गए। सही है। तो मैक्सिमम ऑर्बिटल्स निकालने का फॉर्मूला है n²। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला था 2n²। ऑर्बिटल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? n का स्क्वायर। ठीक है। एक लास्ट क्वांटम नंबर है, उसका नाम क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है। ये डिराइव नहीं हुआ था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, ध्यान रखना। उसे पहले के 3 हुए थे, लेकिन ये नहीं हुआ था। ठीक है। इसमें कैसे, ये क्या होता है? डिनोटेड बाय s। डिनोटेड बाय s। किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। ये हमें बताता क्या है? ये हमें बताता है केवल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। इट टेल्स अस अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें किसके बारे में बताता है? ये एक स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में ये हमें बताता है कि यार जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है। केवल इसकी 2 ही वैल्यूज हो सकती है। इट कैन हैव ओनली 2 वैल्यूज। सिर्फ और सिर्फ इसकी 2 ही वैल्यूज हो सकती है। क्या क्या? या तो s +½ हो सकता है, या फिर s -½ हो सकता है। बस खत्म बात। और कोई इसकी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। 1 2 3 0 कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो +½ या -½ ठीक है। जनरली इस प्लस वाले को क्या बोला जाता है? क्लॉकवाइज। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसको आप एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, लेकिन मोस्टली इसे क्या बोला जाता है? क्लॉकवाइज। और इसे क्या बोला जाता है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। ठीक है, आई बात समझ में। एक और पॉइंट जो वो है कि एक ऑर्बिटल में, एक डब्बे में, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एक ऑर्बिटल में? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन। मतलब जैसे सपोज करो ये ऑर्बिटल है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। उनकी स्पिन भी क्या होनी चाहिए? अपोजिट। मतलब एक आ रहा है स्पिन अप के साथ, तो दूसरा आएगा स्पिन डाउन के साथ। ठीक है। ये चीज करेक्ट है क्या? मतलब देखो ये तो करेक्ट है, ये चीज करेक्ट है? नहीं, उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है। ये चीज, ये भी गलत है। एक स्पिन अप चाहिए तो एक स्पिन डाउन चाहिए। देखिए, एक स्पिन अप चाहिए तो एक स्पिन डाउन चाहिए। और ये चीज बताइए, ये चीज सही है क्या?
ये भी गलत है। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? केवल 2। यहाँ पे कितने डाल दिए मैंने? 3। तो ये भी गलत है। सही है, क्लियर। तो ये तो किसके बारे में बात कर ली हमने? क्वांटम नंबर्स के बारे में बात कर ली, ठीक है। अब देखो, अब हमें नोड्स के बारे में जानना है ना, किसके बारे में? नोड्स के बारे में, ठीक है। नोड की पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। क्या होती है नोड की डेफिनेशन? एरिया वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। क्या कैसे डिनोट करते हैं इसको? साई स्क्वायर से। हाँ, प्रोबेबिलिटी को किससे डिनोट करते हैं? साई स्क्वायर से। एरिया वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं सकता। नोड एक ऐसी जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जा सकता है। उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके की नोड्स होती हैं। एक होती है आपकी रेडियल नोड, जो सर्कुलर शेप में रहती है, रेडियल नोड। हमको बेसिकली इनके फॉर्मूले आने चाहिए। क्या है इसका फॉर्मूला? n माइनस एल माइनस 1। एक है आपका एंगुलर नोड, इसका क्या फॉर्मूला है? सिंपली l। एक होता है आपका टोटल नोड्स। क्या करो? रेडियल और एंगुलर को ऐड कर दो। जरा इसको और इसको ऐड करना, इसको और इसको ऐड करना, जरा इसको और इसको ऐड करो। इसको और इसको ऐड करोगे तो टोटल नोड्स कितने आते हैं आपके? n माइनस 1, ठीक है। और जो नोडल प्लेन है, नोडल प्लेन है, ये क्या होते हैं आपके? एल होते हैं। तो ये कुछ आपके नोड्स हैं जिनके डायरेक्टली ये फॉर्मूले हैं और इनकी ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब देखो, इसी को ही मैं अप्लाई किसमें करके दिखाऊंगा आपको? शेप्स के साथ साथ बताते हुए, नोड्स भी आप लोगों को बताते हुए चलूंगा। जैसे देखो, नेक्स्ट आपका क्या है? शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। देखना, इसी में मैं आपको नोड्स के एग्जाम्पल भी करा दूंगा। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। देखिए यहाँ पे, देखिए सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं? एस ऑर्बिटल के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं? एस ऑर्बिटल के बारे में। शेप क्या रहती है इसकी? शेप क्या रहती है इसकी? स्फेरिकल। शेप क्या रहती है इसकी? स्फेरिकल रहती है। शेप क्या रहती है? स्फेरिकल, ठीक है। ऐसा कुछ रहता है, ऐसा कुछ दिखता है, जैसे देखो ऐसा कुछ दिखता है ना। और यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट डॉट, देखो यहाँ पे जो भी ऑर्बिटल बनाएंगे तो ऐसे आपको ऐसे डॉट 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 दिखेगा। ये डॉट 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 दिखाने का मतलब क्या है? ये होती है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। ये क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। अब इसमें देखो आप लोग कैसे बोल सकते हैं, जैसे सपोज करो 1 ऐसे तो बोल रहा है रेडियल नोड बताओ। क्या फॉर्मूला था? n माइनस एल माइनस 1। तो n कितना है? 1। l कितना है? 0 है। s के लिए क्या रहता है? l 0 माइनस 1। तो रेडियल नोड कितनी हो गई? 0 हो गई। एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या रहता है? सिंपली l। तो क्या हो गई आपकी? ये भी 0 हो गई। तो टोटल नोड्स भी कितनी आ जाएंगी? 0। तो इस तरीके से आप लोग निकाल लोगे, है ना। कुछ नहीं, बस सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे देखो सेकंड, जैसे देखिए सेकंड पी सबशेल की बात करो। शेप क्या रहती है? अभी अभी मैंने आपको ऊपर बताई थी। शेप क्या रहती है? डम्बल। शेप क्या रहती है आपकी? डम्बल। देखिए देखिए, है ना। पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। यहाँ देखिएगा, अभी मजा आएगा आप लोगों को। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। एक होता है -1, एक होता है 0, एक होता है +1, सही है। जो आपकी मेजर कितनी एक्सेस होती हैं? 3 एक्सेस होती हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, ठीक है। तो एक एक को हमने इसके साथ देते हैं। जैसे देखो, ये सपोज करो px मान लिया, ये सपोज करो pz मान लिया, ये सपोज करो py मान लिया। ये ध्यान रखना, जो 0 वाला होता है जनरली हम किसके साथ लेके चलते हैं? z के साथ लेके चलते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग किस एक्सेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं? z एक्सेस को। तो ये जो 0 वाला होता है ये जनरली किसके साथ जाता है? pz के साथ जाता है, ठीक है। अब देखो इसकी क्या शेप रहेंगी। डम्बल है ये, है ना। जैसे मैं आपको px बना के दिखाऊं, जैसे देखिए, ठीक है। सपोज करो ये आपने एक्स एक्सेस मान ली। क्या शेप है? डम्बल शेप है, डम्बल शेप है। तो आपका डम्बल अगर सपोज करो एक्स एक्सेस के अराउंड है, ये देखो एक्स एक्सेस पे बनाया मैंने, और यहीं पे मैं आपको डॉट 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 दिखा दूँ। डॉट 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 क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये क्या हो जाएगा आपका? पी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सपोज करो मैं पी वाई बनाना चाहूँ, ठीक है। सपोज करो ये मैंने वाई एक्सेस ले ली, इस बार वाई एक्सेस ले ली। तो जो आपका डम्बल बनेगा वो किस एक्सेस के अबाउट बनेगा?
किस एक्सिस के अबाउट बनेगा? क्या बनेगा ये? पी वाई बनेगा। क्या बनेगा? पी वाई बनेगा। ठीक है, ठीक है। अब सपोज करो मैंने ये आपकी जेड एक्सेस मान ली, ये आपकी मैंने जेड एक्सेस मान ली है ना, से मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये जेड एक्सेस है। अब इस कन्वेंशन से हमें बाहर निकलना है कि नहीं नहीं भैया ये तो एक्स ही होती है, इसको जेड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और अगर आपका जो डंबल है वो इस एक्सेस के अबाउट है, अब ये कौन सी एक्सेस है? जेड एक्सेस, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये क्या हो जाएगा? पी जेड हो जाएगा, ठीक है। अब एक और जो आपका रहता है वो रहता है नोडल प्लेन। देखो जरा यहाँ पे देखो, मैंने नोट्स में लिखा है नोडल प्लेन, इसको मैं एन पी से डिनोट कर रहा हूँ। अब ये नोडल प्लेन का फॉर्मूला क्या है? एल है। नोडल प्लेन का फॉर्मूला क्या है? एल है, ठीक है। यहाँ देखो जरा, यहाँ देखो, इन सभी में पी एक्स पी वाई पी जेड में मुझे नोडल प्लेन लिखना आना चाहिए। मुझे इतना पता है कि नोडल प्लेन कितने आएंगे? 1 आएंगे। क्यों? क्योंकि एल की वैल्यू क्या है? 1, पी है ना यार, तो एल की वैल्यू क्या है? 1 है। अब वो प्लेन कौन सा है ये हम लोगों को पता होना चाहिए, है ना, प्लेन कौन सा है। तो देखो याद कैसे रखोगे, ये क्या है? पी एक्स। देखो आपके 3 एक्सेस है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। यहां पे क्या आ गया आपका? पी एक्स आ गया, बचा कौन सा? वाई और जेड, तो यहां पे वाई जेड प्लेन हो गया। नोडल प्लेन कौन सा हो गया? वाई जेड प्लेन। ऐसे याद करने का तरीका। यहां पे भी देखो नोडल प्लेन कितना रहेगा? 1। अब देखो क्या आ चुका है? y आ चुका है, बचा कौन सा है? x और z, तो x z प्लेन हो जाएगा, x z प्लेन हो जाएगा, करेक्ट। यहां पे देखो नोडल प्लेन तो 1 ही है, z आ चुका है, तो बचा कौन? x y, तो x y प्लेन आपका नोडल प्लेन हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? ये चीज समझ में आई है? ये चीज समझ में आई है? ठीक है, क्लियर? चलिए, ठीक है, चलो और देखो, और देखो, तीसरा देखो, तीसरा देखिए, डी सबशेल है ना, बस इन 3 की ही शेप पढ़नी होती है हमें, इन 3 की ही शेप पढ़नी होती है। डी सबशेल, ठीक है। डी सबशेल की शेप क्या रहती है? डबल डंबल। क्या रहती है? डबल डंबल। डबल डंबल शेप क्या रहती है? डबल डंबल, ठीक है। कितने होते हैं ये? कितने होते हैं ये? 1 2 3 4 5, करेक्ट, 5 होते हैं। कहाँ से नंबर लाया करता है? -2 -1 0 +1 +2, करेक्ट है। अब देखिए इसके नेम क्या है? जैसे पी क्या था? पी एक्स पी वाई पी जेड, इसके क्या क्या होते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स, एक सेकेंड, डी एक सेकेंड, ये बच गया एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये रहते हैं। बस ये ध्यान रखना कि जीरो को हम क्या देते हैं? डी जेड स्क्वायर देते हैं। बाकी आप किसी को भी रैंडमली कुछ भी दे सकते हो, जीरो को हम क्या देते हैं? डी जेड स्क्वायर देते हैं, ठीक है। अभी देखो समझ में आ जाएगा। जो आपके डी सबशेल होते हैं ना, वो बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। कैसे? 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं आपके नॉन एक्सियल, डी को आप फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। किस किस में? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। ये कौन कौन से होते हैं? ये 3 होते हैं आपके, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। देखो कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, ये देखिए, देखिए कैसे दिखते हैं ये। देखिए कैसे दिखते हैं, देखिए कैसे दिखते हैं, ठीक है। देखो डी एक्स वाई, ये रही आपकी एक्स एक्सिस, ये रही आपकी वाई एक्सिस। नॉन एक्सियल मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पे नहीं होगी। नॉन एक्सियल का मतलब ही क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पे नहीं है। तो एक्सिस पे नहीं है तो कहाँ है? एक्सिस के बीच में है। तो यहाँ पे देखो ऐसे होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ऐसे, एक्सिस के बीच में नहीं है ना। देखो एक्सिस तो बेटा ये है, ये है और ये है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है? बीच में है। कहाँ है? बीच में है, ठीक है। ये रही आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये रही। ये क्या है? डी एक्स वाई। ये क्या है? डी एक्स वाई, ठीक है। और क्या है? डी वाई जेड। सपोज करो ये वाई एक्सिस मान ली, ये जेड एक्सिस मान ली, ठीक है। देखो ये रहा, देख रहे हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है? बीच में है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? बीच में। और देखो डबल डंबल, और इसको हम लोग 4 लोब्स भी बोल सकते हैं। 4 लोब्स, देखो ये एक लोब, ये दूसरा लोब, ये तीसरा लोब, ये चौथा लोब, ठीक है। ये क्या हो गया? डी वाई जेड, डी वाई जेड।
ठीक है, अब ये देखो, ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका z। ठीक है, ये रहा डी एक्स जेड, डी एक्स जेड। ठीक है, क्लियर है। अब अगेन इनमें आपको नोडल प्लेन पता होने चाहिए, नोडल प्लेन पता होना चाहिए। अब देखो नोडल प्लेन कितने होंगे, एल के बराबर होते हैं यार, तो कितने होंगे, 2 होंगे। ये तो पहले ही लिख दो, नोडल प्लेन होंगे कितने, 2 होंगे, बहुत सही है ना। नोडल प्लेन होंगे कितने, 2 होंगे, कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, अब कौन कौन से होंगे वो भी तो पता होना चाहिए। देखो अब कैसे निकालेंगे, ये रहा x, ये रहा y, बचा कौन, z। तो उस z को एक बार x के साथ भेज दो, क्या बनेगा, xz। उस z को एक बार y के साथ भेज दो, क्या बनेगा, yz। आ गए 2 प्लेन, एक ये प्लेन आ गया, एक ये प्लेन आ गया। आ रही बात समझ में। अब देखो यहां पे देखो कौन आ चुका है, y आ चुका है, z आ चुका है, कौन बचा, x। तो x को एक बार y के साथ भेज दो तो ये xy, और x को एक बार z के साथ भेज दो तो xz। क्लियर, क्लियर। ठीक है, यहां पे देखो ये x का प्लेन आ गया, ये z का प्लेन आ गया, बचा कौन सा, y। तो y को एक बार x के साथ भेज दो तो xy, और y को एक बार z के साथ भेज दो तो yz। तो ये हो गए आपके प्लेन्स, ये हो गए आपके प्लेन्स। 2 प्लेन आने थे, प्लेन भी मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से वो होंगे। ठीक है, ये तो थे नॉन एक्सियल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, एक्सिस पे नहीं है। दूसरे टाइप के क्या होते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल्स। ठीक है, दूसरे टाइप के क्या होते हैं आपके, एक्सियल ऑर्बिटल्स। टोटल देखो डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, 3 नॉन एक्सियल, बाकी बचे हुए 2 क्या रहते हैं, एक्सियल रहते हैं। इनका नाम क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड का स्क्वायर। ठीक है, देखिए देखो, यहां देखो, ये रही एक्स एक्सिस, ये रही एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस। देखो यहाँ पे ऐसा कुछ रहेगा, एक्सिस पे रहेगी। देखो ये देखो, एक्सिस पे बना रहा हूँ मैं, देखो एक्सिस पे बना रहा हूँ। ठीक है, आई बात समझ में, ये रही, और ये रही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, डी जेड स्क्वायर थोड़ा सा स्पेशल दिखता है, ये सपोज करो जेड एक्सिस है, यहाँ इसको स्टार मार्क कर लेना है ना, डी जेड स्क्वायर को, डी जेड स्क्वायर को स्टार मार्क कर लो, ये थोड़ा सा अलग ही चलेगा। ठीक है, डी जेड स्क्वायर कैसा दिखता है आपका, ऐसा कुछ देखो, जेड एक्सिस के अराउंड ऐसे 2 लोब्स आते हैं, ये एक लोब, ये दूसरा लोब, है ना, और एक एक्स वाई प्लेन में ऐसी ये रिंग होती है। एक तो लोब आ गया आपका ऐसा कुछ, है ना, जेड एक्सिस की तरफ, और एक एक्स वाई प्लेन में क्या रहती है, रिंग रहती है। एक्स वाई प्लेन में एक रिंग रहती है, और सभी में ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे आती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में भी रहती है और इधर भी रहती है। ये क्या है, डी जेड स्क्वायर। ठीक है, नोडल प्लेन यहां पे कितने हैं, 2। अब यहां पे यार देखो, स्टैंडर्ड प्लेन्स तो आपके वही थे, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, 3 आपके स्टैंडर्ड प्लेन्स रहते हैं। यहां पे अब कोई स्टैंडर्ड प्लेन नहीं आता है। जो 2 प्लेन्स आते हैं वो देखो मैं बना के दिखा सकता हूं, ये 2 प्लेन होते हैं, एक 45 डिग्री इस एंगल पे, देखो देखो, ये वाला जो मैंने ग्रीन से बनाया, एक होता है ये वाला। ये 2 आपके प्लेन्स होते हैं जहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आती है। ठीक है, आई बात समझ में। और डी जेड स्क्वायर है, यहां पे नोडल प्लेन क्या है, 0। ये ध्यान रखना, है ना, कोई नोडल प्लेन नहीं आता, ऐसा कोई भी प्लेन नहीं आता जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको नहीं मिले। हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती ही मिलती है। देखो क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, जहां पे थोड़ा अलग बिहेवियर आता है। तो जैसे यहाँ पे अलग बिहेवियर आया है, जैसे डी जेड स्क्वायर है, वैसे हर जगह हम नोडल प्लेन की वैल्यू क्या बोल रहे थे, एल के बराबर, लेकिन यहाँ पे एल के बराबर नहीं आई है, यहाँ पे 0 आई है। तो ये अलग बिहेवियर आया है, अलग बिहेवियर आया है, तो आपको इसको स्पेशल ट्रीट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऑलराइट, नोट्स के बारे में समझ में आ गया, शेप्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब क्या है, नेक्स्ट होता है आपका एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो 2 तरीके के आपके सिस्टम हो सकते हैं, केस 1। 2 तरीके के आपके सिस्टम हो सकते हैं। केस 1, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी हो, एक ही इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, एक ही इलेक्ट्रॉन स्पीशी है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर। जैसे आपके एग्जांपल पता है आप लोगों को, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2, ठीक है, बेरिलियम प्लस 3, है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी। ठीक है, तो ऐसे केस में
ऐसे केस में एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? ऐसे केस में एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन एन। एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन एन। ठीक है, मतलब मोर द वैल्यू ऑफ एन, मोर इज एनर्जी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? एन पे डिपेंड करती है, और एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी एनर्जी भी बढ़ते जाएगी। मतलब सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? 1s की। फिर जैसे देखो 2s है और 2p है, देखो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? 1s की। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ये और ये सेम है, एन सेम है ना, देखो तो दोनों की एनर्जी बराबर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में। फिर देखो कौन है? 3s है, 3p है, 3d है। क्या सब में n सेम है? हाँ, तो सबकी एनर्जी भी सेम रहेगी। आई बात समझ में? ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात हो गई। अब क्या है नेक्स्ट? क्या है नेक्स्ट? होता है आपका जहां पे मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। ठीक है, देखो नेक्स्ट केस क्या है? केस टू मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशी, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशी। ठीक है, देखिए इसमें एनर्जी किस किस पे डिपेंड करती है? यहां देखिए, एनर्जी डिपेंड्स ऑन n प्लस एल। यस, किस पे डिपेंड करती है? एज़ोमिथल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब कैसे डिपेंड करती है ये चीज देखिए। पहला, लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल, लोअर इज एनर्जी। जितनी कम वैल्यू रहेगी n प्लस एल की, उतनी ही कम क्या रहेगी? एनर्जी रहेगी। ठीक है, और अगर सपोज करो n प्लस एल सेम आ गया, इफ n प्लस एल इज सेम, ऐसा हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है यार, n प्लस एल सेम भी तो आ सकते हैं। देखो n प्लस एल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर n प्लस एल सेम आ गया देन लोअर द वैल्यू ऑफ n, लोअर इज एनर्जी, उतनी ही कम क्या रहेगी? एनर्जी रहेगी। अगर n प्लस एल सेम है तो डेडलॉक कौन तोड़ेगा? n तोड़ेगा। n जितना कम एनर्जी उतनी कम। यहां देखो 1s 2s 2p सबका आप n प्लस एल निकालते जाओ यार। बस आप लोग तो क्या करो, n प्लस एल निकाल दो, n प्लस एल निकाल दो, है ना? n प्लस एल निकाल दो, n प्लस एल निकाल दो, n प्लस एल कैसे निकालोगे? 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1, है ना? फटाफट निकालते जाओ ना यार। सही है ना? देखो ना, ये होता है आपका n और ये है आपका l। तो s के लिए l की वैल्यू क्या रहती है? 0, तो 0 ले लिया। ठीक है, ये देखो, ठीक है, यहाँ देखो ये इसको इस तरीके से ही लिखिए, इसको एक्सचेंज कर लो। यहाँ देखो एक बार, यहाँ देखिए, यहाँ ले लिया मैंने, सपोज करो 4s, यहाँ ले लिया 3d। चलो n प्लस एल निकालो, यहाँ क्या आ जाएगा? 4 प्लस 0 4, 3 प्लस 2 5। ठीक है, अब देखो सबसे कम n प्लस एल किसका है? इसका है, तो सबसे कम एनर्जी किसकी? इसकी। ठीक है, फिर किसका दिख रहा है? 2s का दिख रहा है, फिर 2s का, फिर यहाँ पे देखो n प्लस एल सेम हो गया, ये और ये n प्लस एल सेम हो गया। नाउ लोअर द वैल्यू ऑफ n, लोअर इज द एनर्जी। यहाँ पे n कितना है? 2, यहाँ पे कितना है? 3, तो कम एनर्जी किसकी? इसकी। कम एनर्जी किसकी? इसकी। करेक्ट, फिर क्या आ गया? ये आ गया। अब देखो यहाँ पे n प्लस एल अगेन क्या आ गया? सेम आ गया। देन लोअर द वैल्यू ऑफ n, लोअर इज द एनर्जी। n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, n की वैल्यू यहाँ पे 4 है। ठीक है, ये आंसर है। करेक्ट, सही है। तो ये आपका एक इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब लेफ्ट टू राइट मैं जा रहा हूं, तो दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी।
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। एनर्जी यहाँ से लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है, लेफ्ट टू राइट यहाँ पे एनर्जी बढ़ रही है। क्लियर? क्लियर? कोई समस्या नहीं? चलिए अब इसी देखो, ये सारी चीज़ें पढ़ाना ज़रूरी होता है क्योंकि इसी के ही बेसिस पे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चलेगी हमें, इसी के ही बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकालेंगे। क्या है नेक्स्ट? है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखना है। हाँ, है ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं हम लोग 3 रूल्स के बेसिस पे, है ना? 3 रूल। सबसे पहला रूल कौन सा? ऑफ-बाउ रूल। ठीक है, ये क्या बोलता है? ये क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मतलब जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी उसमें मैं पहले भरूंगा और उसके बाद मैं धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स फिल करता जाऊंगा। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्या बोलता है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये क्या बोलता है? ये क्या बोलता है? नो टू इलेक्ट्रॉन्स can have same या can have all 4 quantum numbers सेम। जो आपके क्वांटम नंबर होते थे, 4 क्वांटम नंबर होते थे, कोई सा भी ऐसा आपको 2 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे जिनके सारे के सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू क्या हो जाए? सेम हो जाए। ऐसा आपको मिलेंगे ही नहीं, कभी भी नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और थर्ड रूल क्या था? हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या है? हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये रूल क्या बोलता है? ये रूल बोलता है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन is done only when each orbital contains at least 1 electron of same spin। मतलब पेयरिंग आप तभी करोगे जब हर किसी ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन कम से कम आ जाए ऑफ सेम स्पिन, है ना? ऑफ सेम स्पिन। ठीक है, अब देखिएगा, इसको हम लोग समझेंगे, इसको हम लोग समझते हैं ना। देखिए, अप्लाई करते जाएंगे ना, अपने आप समझते हुए आ जाओगे। अप्लाई करते हुए चलते हैं। जैसे सपोज करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ देखिए, सबसे पहले हाइड्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन फिल करने। सबसे पहले ऑफ-बाउ रूल, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। सबसे कम किसी होती है? 1s की होती है, तो 1s1 ये रहती है। ठीक है, डब्बा बनाना चाहें तो ये हो गया आपका 1 इलेक्ट्रॉन। स्पिन अप के साथ भी डाल सकते हैं, स्पिन डाउन के साथ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हीलियम, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब 1s2, एक ऑर्बिटल में देखो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑफ अपोजिट स्पिन, एक ऐसा तो एक ऐसा। सही है। नेक्स्ट कौन? लिथियम। अब देखो 1s पूरा भर चुका है, 1s में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब किस में जाएंगे? आगे 2s में जाएंगे, तो क्या आएगा? ये 1s2 2s1। सही। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका 1s2, देखिए ये हो गया आपका 2s, ये हो गया आपका 2s। करेक्ट है, बिल्कुल सही है। बेरिलियम 1s2 2s2 1s2 2s2। ठीक है, ये देखो ये आपका हो गया 1s2 और 2s2 भी पूरा भर चुका है ना? अब 2s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और आ सकते हैं कि नहीं? अब आगे किस में जाता है? 2p में, बोरॉन 1s2
2s2 2p1। ठीक है, अब 2p बना रहा हूं मैं केवल और केवल, ये रहा 2p। कितने इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। 2p में कितने, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। तो ये एक इलेक्ट्रॉन आपने भर दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन आपने भर दिया। ठीक है, ऐसे ही देखो कार्बन भैया, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। अब देखो यहाँ पे 2p2 में बनाना चाहूं, करेक्ट है क्या, नहीं। कौन सा रूल वायलेट हो रहा है, हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या बोलता था कि भैया पहले आपको हर किसी ऑर्बिटल में एटलीस्ट 111 इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए सेम स्पिन के। मतलब ऐसा करोगे आप, ऊपर ऊपर की स्पिन का ही। ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि हर किसी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। जैसे देखो नाइट्रोजन की बात करें तो 7 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है, तो कैसे 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो ये देखो, अब देखो 3 ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन, तो सब में सेम स्पिन के साथ ऐसे भर दो पहले, ऐसे ये होगा। पेयरिंग अभी नहीं होगी, अब पेयरिंग होगी। जैसे देखो ऑक्सीजन आया तो क्या आ गया 1s2 2s2 2p4। तो 2p4 अगर फिल करना है, यहाँ देखो ये एक ये एक ये एक, अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन है अब पेयरिंग स्टार्ट होएगी। पेयरिंग तब तक नहीं होएगी जब तक हर किसी ऑर्बिटल में एक 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 इलेक्ट्रॉन जा जाए ऑफ सेम स्पिन। क्लियर, ठीक है ना। ऐसे ही फ्लोरीन का लिख सकते हैं और ऐसे ही हम लोग आगे नियॉन का भी लिख सकते हैं। देखो ठीक है, अब देखो इसमें क्या रहता है, जैसे इसमें कंडेंस्ड फॉर्म भी आपको दिखेगी, कंडेंस्ड फॉर्म भी दिखेगी। जैसे मैं देखो ग्रीन से लिखता हूँ, इस लिथियम को मैं पता है और क्या लिख सकता हूँ, मेरे को ये बताओ ये 1s2 किसकी कॉन्फ़िगरेशन है, ये एज इट इज देखो हीलियम वाली है। देखो इसको मैं क्या लिख सकता था, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, जैसे हीलियम जो नियरेस्ट नोबल गैस होती है पीछे वाली, और फिर वैलेंस वाला लिख दो, क्या बचा 2s1 ना। ये इसका मतलब मैंने हीलियम लिखने का मतलब क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1s2 लिख दिया है, क्योंकि हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2, बस उसके फिर मैंने आगे का लिख दिया। ऐसी जैसे ये है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हीलियम 2s2। जैसे ये है तो क्या लिख सकता हूँ, हीलियम 2s2 2p1। अरे बात समझ में, नियरेस्ट नोबल गैस जो पहले वाली नोबल गैस होती है उससे हम लोग ये सारी चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये सारी तो बातें अच्छी हैं, हमसे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं z इक्वल्स टू 21 से लेके 30 तक, वो हमको याद होने चाहिए, वो हमको याद होने चाहिए। z इक्वल्स टू 21 से लेके 30 तक, है ना। हाँ देखो, तो z इक्वल्स टू 21 की बात कर रहे हैं, 21 की बात कर रहे हैं, 21 की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं 19 से स्टार्ट हो जाते हैं, चलो 19 से स्टार्ट हो जाते हैं। पोटेशियम से, पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन फिल करना है, करो, क्या करोगे 1s2 2s2, 1s2 ढंग से लिखो, 1s2 2s2 2p6, ये सही है। फिर क्या आ जाएगा 3s2 3p6। देखो 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिया मैंने, 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए। अब देखो 3p के बाद कौन था, यहाँ से पता चलेगा। देखो 3p के बाद देखो कौन था, 4s, कौन था 4s। देखो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4s1। देखो 19 इलेक्ट्रॉन आ गए, बिल्कुल। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, एर्गन की। तो इसको मैं चाहूँ तो कंडेंस फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूँ, एर्गन 4s1। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। z इक्वल्स टू 20, कैल्शियम की बात कर रहे हैं, कैल्शियम की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एर्गन 4s1 हो चुका था, अब क्या हो जाएगा 4s2 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब 21 से स्टार्ट करो, अब 21 से स्टार्ट करो। अब क्या भरे जाएगा 3d, 4s तो भर गया पूरा, अब किस में आओगे 3d में। तो 21 वाला क्या है, z21, ये क्या होता है स्कैंडियम, क्या होता है स्कैंडियम। तो देखो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी आपकी, एर्गन 4s2 3d1, यस। ठीक है, सेकंड देखो जैसे 22 स्कैंडियम टाइटेनियम, तो देखो एर्गन 4s2 3d2। 23rd देखो वेनेडियम, एर्गन 4s2 3d3। जैसे देखो बना के दिखाऊं मैं आप लोगों को, जैसे देखो 3d3, 3d में कितने ऑर्बिटल्स 5, d में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, ऐसे कर दो, कोई से में कर दो 3। पेयरिंग मत करना, पेयरिंग अभी नहीं होगी। ठीक है, पेयरिंग तो तब होती है जब हर किसी डब्बे में एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, उसके बाद पेयरिंग होती है।
अब जैसे देखो 24, ये आपका पहला एक्सेप्शन। कुछ आपके एक्सेप्शन आएंगे, कुछ एक्सेप्शन आएंगे, वो हमें देखने पड़ेंगे, ठीक है। 24 तो सबसे पहला एक्सेप्शन है जो कि क्रोमियम। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? एर्गन। अब आप लोग क्या बोलोगे? जैसे देखो यहाँ पे भैया 4s2 3d3 था, तो एर्गन में क्या हो जाएगा? 4s2 3d4 हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये नहीं होता है। क्या होता है? 4s1 3d5। तो यहाँ पे देखो 4s ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, और 3d5। इस सब की रीजनिंग देखेंगे अभी हम लोग, है ना, रीजनिंग देखेंगे। ये रहे 3d5, ठीक है। नंबर ऑफ, अब एक और जो आपसे पूछा जा सकती है वो चीज पूछा जा सकती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो यहाँ पे देखो कितने हैं, एक पेयर है, नहीं, सारे क्या हैं? ये अनपेयर्ड हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं आपके? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूं n से। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 6। एक और आता है आपका मैग्नेटिक मूवमेंट। एक और जो आपसे क्वांटिटी पूछ सकते हैं होता है मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, म्यू से। म्यू से क्या होता है इसका फॉर्मूला? n इंटू एन प्लस टू अंडर रूट बोहर मैग्नेटन, bm, बोहर मैग्नेटन यूनिट है। तो n की वैल्यू डाल दो 6, तो 6 इंटू 6 प्लस 2, 6 इंटू 8, तो रूट 48 bm, ये हो जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेना, जितने भी आपको अनपेयर्ड दिख रहे हैं वो गिन लेना, ठीक है, और उसको आप फॉर्मूले में डाल देंगे, आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला एक्सेप्शन क्रोमियम आता है। फिर कौन होता है? मैंगनीज। देखिए फिर कौन होता है आपका 25th? कौन होता है? मैंगनीज। अब कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा आगे, वो हम लोग देखेंगे। मैंगनीज, ठीक है, कैसे? एर्गन 4s2 3d5। जरा 3d5 बनाना, देखिए 5 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 5 ऑर्बिटल हैं, एक 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 सब में दे दो। पेयरिंग अभी नहीं होगी, पेयरिंग अभी नहीं होगी, ठीक है। फिर है 26, कौन? आयरन भैया। कौन? आयरन भैया। एर्गन 4s2 3d6। अब जरा बनाना 3d6। देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, डालो 1 2 3 4 5 और छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो अब तो पेयरिंग होगी ना, जब हर एक इलेक्ट्रॉन में, जब हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन चले गया तो उसके बाद तो पेयरिंग होगी, बिल्कुल होगी। 27 देखो, 27 देखो, कोबाल्ट। एर्गन 4s2 3d7, ठीक है, कोबाल्ट। 28 निकेल, क्या हो गया? एर्गन 4s2 3d8। यस। नेक्स्ट इज योर खिलाड़ी कॉपर। नेक्स्ट क्या है? कॉपर। नेक्स्ट क्या है? कॉपर। 29th। अब अगेन अलग कलर से लिखा है, तो ये क्या है? एक्सेप्शन, कॉपर, ठीक है। अब कायदे से क्या होना चाहिए था? कायदे से क्या होना चाहिए था? देखो यहाँ पे कायदे से होना चाहिए था भैया एर्गन। देखो प्रीवियस वाला क्या था? 4s2 3d8। ये क्या होना चाहिए था? 4s2 3d9 होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। ये क्या होता है? 4s1 3d10। क्लियर? तो देखो 4s1 बनाओ, 4s1 तो ये रहा, आसान है। 3d10 बनाओ, 3d10 बनाओ, देखो, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 3d10, ठीक है, ये एक्सेप्शन रहता है। अभी देखो एक्सेप्शन रहते क्यों हैं? एक्सेप्शन इसलिए रहते हैं, जैसे देखो ये क्रोमियम, ये एक्सेप्शन था। देखो डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने जा सकते हैं? 10। यहाँ पे कितने गए हैं? 5। तो क्या हम इसे हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, इसे क्या बोला जाता है? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जो क्रोमियम स्टेबल है वो किसकी वजह से होता है? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। D5 आधा भर गया है, वो क्या रहता है? काफ़ी स्टेबल रहता है, काफ़ी स्टेबल रहता है। और यहाँ पे देखो D10, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं डी में? 10। कितने चले गए? 10 के 10 चले गए। तो ये जो स्टेबल होता है कॉपर, वो किसकी वजह से होता है? फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। किसकी वजह से होता है? फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होता है। करेक्ट, ठीक है। और लास्ट जो आपका बच गया है वो है जिंक। क्या होता है? एर्गन 4s2 3d10।
तो 2 एक्सेप्शन, Z इक्वल्स टू 30 तक 2 एक्सेप्शन, एक क्रोमियम जो कि हाफ फिल्ड की वजह से स्टेबल रहता है, एक कॉपर जो कि फुल्ली फिल्ड की वजह से स्टेबल होता है। अब बोलोगे भैया ये स्टेबल क्यों होते हैं, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड स्टेबल क्यों होते हैं, है ना। अब हेडिंग है हमारी रीजन फॉर हाफ फिल्ड, रीजन फॉर हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड स्टेबिलिटी। रीजन क्या है, रीजन क्या है हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड का रीजन क्या है। रीजन होते हैं, 2 रीजन रहते हैं, ठीक है। पहला रहता है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, पहला रहता है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। देखो जैसे D5 है, D5 है, सब जगह एक 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 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, है ना, तो क्या हो गई, सिमेट्री हो गई। किसी में भी ऐसा नहीं है कि किसी में 2 हैं किसी में 1 है, ऐसा नहीं है, सब में ही एक 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 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, बहुत अच्छी बात है ना। और D10 सब में ही 2 2 2 डाल दिया, तो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। दूसरी क्या होती है, एक्सचेंज एनर्जी, दूसरी क्या होती है, एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी। देखो यहाँ पे क्या रहता है, जैसे देखो D5 की बात करें, है ना, जैसे देखो D5 की बात करें तो D5 ऐसा था, देखिएगा एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ देखो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं आपस में ही, ये पोजीशन अपनी एक्सचेंज कर सकते हैं। कैसे, जैसे देखिए ये वाला जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, ये इसके साथ एक्सचेंज करता है। तो कितने एक्सचेंजेस आ गए यहाँ पे, 4 एक्सचेंजेस आ गए। मतलब ये एक्सचेंज करते जाते हैं अपनी पोजीशन, और हर एक्सचेंज में कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है, हर एक्सचेंज में कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है। और जैसे जैसे एनर्जी रिलीज होती जाएगी वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाएगी सिस्टम की, और एनर्जी कम होती जाती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो जितने नंबर ऑफ एक्सचेंजेस मिलते हैं आपको, जितने नंबर ऑफ एक्सचेंजेस मिलते हैं आपको, उतनी ही ज़्यादा आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि उतनी ही ज़्यादा एनर्जी एमिट हो रही है, और जितनी ज़्यादा एनर्जी एमिट हो रही है उतनी ही कम होती जा रही है एनर्जी, जितनी कम होती जा रही है उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, ठीक है। अब देखो जैसे इस वाले इलेक्ट्रॉन को देखो, अब देखो ये इसके साथ भी एक्सचेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन देखो ये आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो, यहाँ देखो काउंट कर दिया ये, तो मतलब अब ये किसके साथ कर सकता है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 3 एक्सचेंजेस। ऐसे अब ये देखो, ये इसके साथ, ये इसके साथ, यहाँ पे कितने एक्सचेंजेस 2, और ऐसे ही अब ये इसके साथ कितने यहाँ पे 3, तो 4 + 3 + 2 + 1 कितने एक्सचेंजेस मिल रहे हैं, 10 एक्सचेंजेस, 10 एक्सचेंजेस। और जितने ज़्यादा एक्सचेंजेस उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी, क्योंकि उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्लियर, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ख़त्म। एक और जो चीज़, जैसे देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये भी कई बार पूछा जा सकता है, देखो है ना, ये भी चीज़ बता देते हैं। देखिए जैसे बोल रहा है फाइंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe+2, ठीक है, एंड Fe+3 आयन। मतलब आपको देखो आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना आनी चाहिए। कैसे, एक मैं करूंगा उसके बाद आप करिएगा। पहले आप न्यूट्रल आयरन की लिखिए, न्यूट्रल आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। क्या लिखोगे, आयरन, आर्गन 4s2 3d6। अब देखो ये लिख लिया आपने, ये लिख ली। अब किसकी लिखने वाले हो, आयरन +2 की। कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे, 2 निकालोगे। कितने निकालोगे, 2। अब सवाल आता है कि कहाँ से निकालो इलेक्ट्रॉन, यहाँ से निकालूं या यहाँ से निकालूं। इलेक्ट्रॉन निकालूं कहाँ से, यहाँ से या यहाँ से। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन जब आप पहले भरते हो तो भी पहले 4s में जाता है, बाद में 3d में जाता है, और जब पहले इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो भी पहले 4s से निकालते हो। देखो इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे निकलते हैं, है ना, ये चीज़ देखो आपको फील करवाएं। इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बेटा वैलेंस शेल से पहले, है ना। देखो ये n=1 है, ये n=2 है, ये n=3 है, और ये n=4 है, ठीक है। जो आपका थर्ड शेल है उसी में ही आपका 3s प्रेजेंट है, उसी में ही 3p प्रेजेंट है, उसी में ही 3d प्रेजेंट है। जो आपका फोर्थ शेल है उसी में ही 4s प्रेजेंट है।
तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पहले कहाँ से निकलेगा, वैलेंस शेल से। वैलेंस शेल से मतलब पहले कहाँ से निकलेगा, 4s से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, 4s से। तो तभी देखो यहाँ पे देखिए, जो आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, पहले कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालोगे। तो देखो क्या बैठेगा, ये आपका आर्गन 4s 0 हो जाएगा, 3d 6 हो जाएगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन देख लो यहाँ पे, यहाँ देखिए, जैसे देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रहा 6 इलेक्ट्रॉन। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। मैग्नेटिक कितनी आ रही है, 4। मैग्नेटिक मूवमेंट अगर कोई पूछे तो n इंटू एन प्लस 2 अंडर रूट बोहर मैग्नेटन, 4 इंटू 6 रूट 24 बोहर मैग्नेटन। ठीक है। अब एक और यहाँ पे यार टर्मिनोलॉजी जो यूज़ होती है, अभी आपको Fe+3 का भी बता रहा हूँ। एक और जो आप कुछ डेफिनेशंस यूज़ होती हैं वो होती है डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। एक होता है डायामैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक। ठीक है। डायामैग्नेटिक क्या होता है, डायामैग्नेटिक क्या होता है, हैविंग 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होंगे तो वो क्या हो जाता है, डायामैग्नेटिक। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। हैविंग एट लीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक भी अनपेयर्ड आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पे देखो कितने अनपेयर्ड आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये तो ऑब्वियसली क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0 आ गए तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक। तो ये तो किसकी बात हो गई, Fe+2 की। अब जरा Fe+3 की निकाल के दिखाना, अब जरा Fe+3 की निकाल के दिखाना। तो देखो कैसे निकालोगे, आर्गन, देखिए अब 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं आपको, यहाँ देखिए 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं यहाँ पे आपको। यहाँ देखो पहले 2 कहाँ से जाएंगे, 4s से। अब यार मजबूरी में एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना पड़ेगा, यहाँ से भी निकालना पड़ेगा। 3 निकालने हैं टोटल, तो भैया 2 यहाँ से निकाल दो, 1 यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3d5। क्या हो जाएगा ये, 4s 0 3d5। 3d5 जरा बनाओ। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 5, n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 5। ठीक है। तो अगेन ये भी क्या आएगा, पैरामैग्नेटिक। क्या आएगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, क्लियर। तो यही सब यार आप लोगों का है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। शानदार तरीके से यार हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, है ना। इन सभी के यार अच्छे से नोट्स बनाइए, और जो मैं PDF दे रहा हूँ उसमें से शॉर्ट नोट्स या फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे हैं आपको वो ज़रूर मार्क कर लीजिएगा। ऑलराइट, चलिए फिर यार अच्छे से पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय। मिलेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय एवरीवन।